Hello students, welcome in Nature Creation official YouTube channel, class 12th. Hello students, good morning to all of you. Chapter Chemical Kinetics. So last time आप लोगों ने देखा था कि हमने मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर के बारे में पढ़ा था और एक रिएक्शन देखी थी जिसके अंदर जो ऑर्डर था वो 10th ऑर्डर सीम्स हो रहा था, बट द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग. सो द क्वेश्चन इज दैट विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि ऐसा कौन सा स्टेप होगा किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा. सो कहता कि द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन is controlled by the slowest step in a reaction is called rate determining step. कि किसी भी रिएक्शन में कहता जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो स्टेप उस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, और उस स्टेप को हम बोल देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यानी कि रिएक्शन का वो पार्ट या वो स्टेप जो रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानते हैं. चलिए रिएक्शन देखते हैं, उससे आपको ये क्लियर होगा. सो कहता कंसिडर अ रिएक्शन 2H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम और I नेगेटिव. कहता ये क्या हो जाएगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा. किस किस में, 2H2O यानी कि H2O के 2 मॉलिक्यूल और साथ में O2. तो ये कहाँ से आए हैं, दोनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल से. अब इस रिएक्शन का हमें क्या देखना है, रेट. तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, या तो रेट इक्वेशन या फिर रेट. कहता वो किसके बराबर होगा, माइनस डी किस वजह से, माइनस वजह से, क्योंकि ये क्या हुआ है, रिएक्टेंट डिक्रीज हुई है इसकी कंसंट्रेशन, या ये कन्वर्ट हुआ है. डी इसके स्मॉल चेंज के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट उसकी कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, H2O2 जो हमारा रिएक्टेंट था डिवाइड बाय जितने टाइम के अंदर वो कन्वर्ट हुआ है dt. या फिर कहता है इसको और कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के H2O2 और I नेगेटिव. यानी कि हमने इसको भी अब कंसिडर कर लिया जब हमने किसकी फॉर्म में लिखा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. फिर कहता है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I नेगेटिव. कहता है यहां से देखने से हमें ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, कहता वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. किसके रिस्पेक्ट में देखा है हमने हमारा जो रिएक्टेंट था उसके रिस्पेक्ट में, और जिसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करी थी दैट इज I नेगेटिव. क्लियर है यहां तक. उसके बाद एक सेकंड रिएक्शन, नहीं इसी का हम एविडेंस देखते हैं पहले कि ये बात इसने सही बोली भी है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं. तो एविडेंस में सबसे पहला जो एविडेंस है वो है रिएक्शन की मैकेनिज्म. सो रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे, यहाँ पे हमने H2O2 से डायरेक्ट हमने क्या बनाया, H2O और I2. ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है, बट हमें इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स के बारे में जानना है, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है या जो सेकंड स्टेप है कि वो कौन सा है जो रेट को कंट्रोल करता है, और जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानते हैं. सो देखिए स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो मैं स्टार्टिंग में 1 मॉलिक्यूल लेके चलूंगा, H2O2. इसके साथ में किस चीज की प्रेजेंस थी, I नेगेटिव की, ठीक है. तो अब ये जो O2 है, इस O2 में से एक O तो यही रहेगा और जो एक O है वो किसके पास आ जाएगा, I के पास. तो जब यहां से एक O निकल गया तो ये क्या बच गया, H2O यानी कि वाटर, और यहां क्या बनेगा, I और O नेगेटिव. क्लियर. फिर कहता है इसका जो सेकंड स्टेप है, कहता उस सेकंड स्टेप में अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल यूज करना है हमने H2O2 का,
तो ये लिया हमने इसका सेकंड मॉलिक्यूल H2O2 और साथ में हम क्या डालेंगे, जो हमारा ऊपर एक चीज बनी है दैट इज IO नेगेटिव। ये हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट है रिएक्शन के बीच में जो बना है, तो इसको अब हम सेकंड स्टेप में यूज करेंगे। ये हमने लिखा प्लस डाल के IO नेगेटिव। फिर कहता क्या होगा, अब फिर सेम होगा, इसका जो एक O है वो क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रेक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला H2O। वो जो O यहाँ से निकला है वो किसके पास आ जाएगा, इस पहले वाले O के पास, तो 2 O हो गए, यानी कि हमारे पास क्या बन गया O2। उसके बाद यहाँ पे अकेला क्या बच गया, I नेगेटिव। जो I नेगेटिव हमने जैसे डाला था वो I नेगेटिव वैसे कि वैसे सेकंड स्टेप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये एक्ट किया है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट और फॉर्मेशन करने के लिए किसकी, इंटरमीडिएट की। ठीक है, दोनों स्टेप क्लियर कि कैसे प्रोडक्ट बना है। अब उसके बाद देखना है हमें इसके एविडेंस में क्या कहता है कि सो इट इज अ बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखने से ही पता चल रहा है कि कैसी है ये, बाइमोलिक्यूलर, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है जो वो रिएक्शन में यूज हुए हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है, एंड IO नेगेटिव इज एन इंटरमीडिएट। और कहता जो फर्स्ट स्टेप में आपका IO नेगेटिव बना है दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट स्पीसीज। फर्स्ट स्टेप इज स्लो हेयर, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है RDS। कहता आपका जो फर्स्ट स्टेप बना है रिएक्शन का, ये स्टेप आपका कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है, तो देखो कहता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कि जो इंटरमीडिएट के बनने का रेट है विल डिटरमाइन, वो ही हमें बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कौन बता रहा है, इंटरमीडिएट जिस स्टेप के अंदर बना है, और वो कहाँ पे बना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर। तो इसका मतलब ये स्टेप हमारा स्लो होगा और साथ के साथ ये हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को कि कौन सा स्टेप कैसे रिएक्शन को कंट्रोल करता है? ठीक है, चलिए अब आगे। उसके बाद कहता है अभी हमने जो ये मोलिकुलैरिटी के बारे में पढ़ा था और इससे पहले हमें कुछ ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम उन दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं आपस में। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कहता जो आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हो वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, वो ऑर्डर आप रिएक्शन को देख के नहीं निकाल सकते। इट मे बी 0 और फ्रैक्शन, वो ऑर्डर रिएक्शन का 0 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। बट मोलिकुलैरिटी नेवर बी 0 और नॉन इंटीजर। अब उसी को जब मोलिकुलैरिटी के साथ कंपेयर करें तो कहता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ना ही वो नॉन इंटीजर हो सकती। अब मोलिकुलैरिटी 0 क्यों नहीं हो सकती वो समझो। जब मोलिकुलैरिटी का केस हमने देखा था तो ये थी हमारी मोलिकुलैरिटी, यहाँ पे था यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब जहाँ पे एक मोलिक्यूल यूज हुआ था, बाई मोलिकुलर जहाँ पे 2 मोलिक्यूल, ट्राई मोलिकुलर जहाँ पे 2 और एक 3 मोलिक्यूल। अब इसने कहा ये कभी भी 0 मोलिक्यूल की रिएक्शन कहता नहीं हो सकती। सही बात है ना भाई, अगर कोई यहाँ पे रिएक्टेंट ही नहीं होगा, कोई मोलिक्यूल ही नहीं होगा, तो वो आगे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज में, नहीं हो पाएगा ना। तो यानी कि मोलिकुलैरिटी नेवर बी 0। दूसरे स्टेप में कहता है कि ऑर्डर अप्लाई फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहता जो किसी भी ऑर्डर हम निकालते हैं, ओवरऑल ऑर्डर, कहता वो दोनों टाइप की रिएक्शन के ऊपर काम करता है, चाहे वो रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री हो, चाहे वो रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स हो। बट मोलिकुलैरिटी ओनली फॉर एलिमेंट्री। लेकिन कहता जो मोलिकुलैरिटी हमारा कंसेप्ट है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर ही क्या करेगा, काम करेगा।
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दो आपस में इनके कंपैरिजन। आगे देखिए, आगे थर्ड स्टेप में कहता है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप, कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनके अंदर जो ऑर्डर होता है कहता है वो कौन देता है, स्लोवेस्ट स्टेप। एंड मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। और कहता जो स्लोवेस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी वो किसके बराबर होगी, जितना उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये टॉपिक फिनिश। सो नेक्स्ट टॉपिक हम, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आप लोगों ने लास्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, हमने रेट इक्वेशन, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब उसी फॉर्म को हमने किस में लेके आना है, इंटीग्रेटेड की फॉर्म में। तो देखिए क्या कहता है कि एज वी नो द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। हमें रेट इक्वेशन का पता है, जिसमें क्या करता है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड अपॉन रहता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन कहता जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ये चीज है कंसंट्रेशन वाली जो बात हम कर रहे हैं ये इतनी कन्वीनियंट हो कि हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकें, इंस्टेंटेनियस रेट। So measured by the slope of tangent at the point t in concentration versus time graph। तो कहता आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करते थे, जिसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ठीक है, एट पॉइंट टी के ऊपर, और वो ग्राफ जो होता था वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में होता था। सो इट कॉज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहता इस वजह से तो हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, परेशानियां होती है रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सो टू अवॉइड द डिफ़िकल्टी, कहता अब इन परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कि जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने कई दिन पहले पढ़ी थी उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। To give relationship between directly measured experimental data, that is concentration at different time and rate constant। तो कहता उससे हमें क्या होगा, उससे हमें डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट कहता क्या होता है, डिफरेंट टाइम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है हमें उसका पता चल जाएगा, और जो रेट कांस्टेंट होगा हमें उसका पता चल जाएगा, ठीक है। दोबारा देखिए एक बार फटाफट ये सारा। सबसे पहले उसने बताया कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड अपॉन करता है, और इस चीज़ को हम रेट इक्वेशन कहते हैं। फिर कहता है ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा कन्वीनियंट हो कि हम इससे इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि हम वो कैसे निकालते थे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करते थे एट टाइम टी के ऊपर, और वो जो ग्राफ होता था वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में होता था। कहता उस वजह से हमारे पास डिफिकल्टीज आएगी कि हम रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कहता इन परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमें डायरेक्ट मेजर हो जाएंगी, एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन का एट डिफरेंट टाइम के ऊपर और रेट कांस्टेंट। क्लियर। फिर कहता है हियर वी डिस्कस ओनली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि आपको पता ही है हम केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका नाम ही कंफर्म करेगा। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, जीरो। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि किसी भी रिएक्शन है जो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, कि उसके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी जीरो पावर के, ठीक है। तो कंसिडर ए रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन कंसिडर करी, उसमें कहता जो R है वो रिएक्टेंट है और जो P है वो हमारा प्रोडक्ट है,
ठीक है। सो अब इस रिएक्शन का हम क्या निकालेंगे, रेट। तो रेट किसके इक्वल होगा, माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर डिवाइड बाय डी टी। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये है हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म। इस वजह से हमने डी यूज किया है एज कंपेयर टू डेल्टा। या फिर कहता है इसको कैसे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट आर की पावर 0, क्योंकि हमने अभी कहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है। उसके बाद एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 इज यूनिट, कि अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो टोटल चीज कितनी है हमारे पास, यूनिट है या 1 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेट ऐसे कैसे, इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, आर की पावर 0 था तो हम कितने मानेंगे इसको, यूनिट यानी कि 1। तो हमने इंटू के इंटू क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर कहता है इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। कैसे, माइनस डी आर बाई डी टी था, अगर मैं इस डी टी को यहां से उठा के ऊपर लेके चला जाऊं, यानी कि कहां पे, के पास, तो ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया, के डी टी। अब माइनस डी आर के आगे था तो हम इसको कहां ले लेते हैं, के आगे। तो क्या बन गई इक्वेशन कि डी स्क्वायर ब्रैकेट आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर। फिर कहता है इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब एक छोटी सी फॉर्म से हमें उसकी कंप्लीट फॉर्म निकालनी है। तो डी आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। ठीक है। और जब माइनस के डी टी का करेंगे तो माइनस सेम रहेगा, जो के है वो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। डी टी है हमारा स्मॉल टाइम, तो ये जब इंटीग्रेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, बिग टाइम में, जो कितना था हमारा, टी था। ठीक है। एक साथ में प्लस डाल के एक नई क्वांटिटी ऐड हुई है, दैट इज आई। ठीक है। ये कब हुई है, जब हमने इंटीग्रेशन किया, प्लस आई। तो आई होता क्या है, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमने ये इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन का ही एक कांस्टेंट होता है जिसे हम आई बोलते हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद कहता एट टी इज इक्वल टू 0, जब कहता जो आपका स्टार्टिंग में टाइम था वो कितना था, मान लिया हमने 0 था, तो उस दौरान जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, कहता वो हम किसके इक्वल मान के चलेंगे कि आर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके पैर में 0, या फिर नोट बोल देते हैं इसे। ठीक है। तो यानी कि जब टाइम 0 था तो हमारे आर की जो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन थी वो हमने कितनी मान ली, आर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके पैर में 0। कहता इस इक्वेशन को हम, इस जो हमने ये क्वांटिटी माननी है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की। क्लियर। फिर कहता है सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन 1। अब ये हमने जो आर की वैल्यू माननी है, कंसिडर करी है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जहां पे हमने क्या लिखा था, देख लीजिए बच्चे, ये है इक्वेशन 1 कि आर माइनस के टी प्लस आई। तो अब आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर नॉट, क्योंकि हमने क्या मानना है कि जब टाइम 0 था तो वो इसके इक्वल हो गया। फिर माइनस के टी की वैल्यू अभी बताई कितनी है, 0, तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 0 प्लस आई ऐसे का ऐसे। अब 0 की के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो सारा ही 0 बन गया, तो यानी कि आर 0 किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। ठीक है। फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन 1। अब हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो आई किसके इक्वल आता है, आर नॉट के। तो क्या मैं आई की वैल्यू को पुट कर सकता हूं दोबारा से, कहां पे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या था वहां पे, आर माइनस के टी प्लस आई की जगह पे अब क्या लिख देंगे, आर नॉट। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, आई की जगह पे अब आर नोट। फिर कहता इस इक्वेशन को, जो ये आई है हमारी की आर इज इक्वल टू के टी प्लस आर नोट,
कहता कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोग मैथ में पढ़ते हो कि y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम एक्स प्लस सी। अब ये है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो किस किस के बीच में है, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन देखिए कितनी है हमारी, हाई है बिल्कुल, ये हमारी हाई वैल्यू है। और इस हाई वैल्यू को हमने अभी क्या माना था कि आर स्क्वायर ब्रैकेट और 0, या जिसे हम जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ से देखें तो इसे हम क्या बोल देंगे, इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमारा ग्राफ आया है कि टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई, और इसे हम क्या मानेंगे, के या फिर माइनस की स्लोप। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देख लीजिए आगे, कहता है ये जो हमारी फर्दर सिंप्लीफाई द इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन जो हमारी आई है हम इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं के की। के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को रीअरेंज, तो यानी कि क्या करेंगे, इस आर को उठाएंगे और यहां पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो आर नोट माइनस आर। ठीक है, और ये टी कहाँ चला जाएगा, इनके डिवाइड में के जब इक्वल होगा तो इक्वेशन क्या बन जाती है कि के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय टी। इक्वेशन नंबर 3। ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का टॉपिक। ठीक है, फर्दर लेक्चर्स में हम इनके वो देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ।